परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में से आपको 5 से 6 मार्क्स डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे नोट्स को आप फॉलो करिएगा। एक बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन उसको मैं सबसे कम टाइम में कोशिश करता हूं जितना छोटा कर पाऊं, क्योंकि मैं इसको आपको बोल के कहानी सुना के कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ में मैंने क्वेश्चन भी लेके आया हूं, यानी कि जहां क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे होंगे वहां पर मैं आपको हिट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और इसका यही आंसर लिख के आ जाना जो मैं आपको दे रहा हूं। लेट्स हैक दिस चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम लोग 6 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस वाले पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, जो आपको याद होगा अगर कि क्लास 9 की एनसीईआरटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी में हम देखते हैं किस प्रकार से फ्रांस, जो पहले एक मोनार्की हुआ करता था, वो कैसे रिपब्लिक बन जाता है। उस पूरी कहानी को हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी कहते हैं, राइट। तो वहां जो फ्रांस में आइडिया जनरेट हुए नेशन के, कि एक नेशन क्या होता है, एक देश क्या होता है, वो आइडिया, उस नेशन के आइडिया से क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, व्हाट वेयर द चेंजेस जो फ्रांस में हो गए थे, हम वो जानेंगे। फिर उसके बाद ये जो फ्रांस में चेंजेस हुए, ये जो फ्रांस में आइडियाज डेवलप हुए, किसके, नेशन के, रिपब्लिक के, लिबर्टी के, ये सारे, इक्वालिटी, ये सारे जितने भी आपको प्रिंसिपल्स देखने को मिल रहे हैं, अब ये फ्रांस के बाहर फैलना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है ना, आपके घर में अगर कुछ होता है तो उसकी बातें, फुसफुसाहट पड़ोसियों क्या भी सुनने को मिलती है, क्या भैया ऐसा हुआ है उनके यहाँ। तो फ्रांस में जो चीजें हो रही थी, अब उसकी चर्चाएं अलग अलग देशों में हो रही है और अलग अलग देश के लोग कह रहे हैं कि भैया फ्रांस में तो आजादी हो गई, फ्रांस रिपब्लिक हो गया, वहां चुनाव हो रहा है, अब राजा का वहां शासन नहीं रहा, हम लोग अभी पिस रहे हैं राजा के शासन में। तो यही चीज जब चिंगारी फैली तो बाकी जो यूरोप के नेशन थे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 होगा हमारा, यानी कि कैसे नेशनलिज्म बनता है यूरोप के अंदर, कैसे नेशनलिज्म बनता है यूरोप के अंदर। कब बनेगा? जब ये चिंगारियां जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थी वो दूसरे देशों में फैलेंगी। जाहिर सी बात है, जब वो प्रिंसिपल्स दूसरे कंट्रीज में फैलेंगे तो उन कंट्रीज में ओल्ड वैल्यूज हैं। ओल्ड वैल्यूज का मतलब मोनार्की भी फॉलो होती है और कुछ नए वैल्यूज वाले लोग आ गए अब, जो इस फ्रांस के जो आइडियाज है नेशन के, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो मोनार्की चाहते हैं बनी रहे और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया मोनार्की हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ, रिपब्लिक लेके आओ। तो ये यहां पर लोग आपको लड़ते हुए दिखेंगे। इस पूरे चैप्टर में, आप इस पूरे पार्ट में किस प्रकार से ये नेशनलिज्म ग्रो हुआ वो हम समझेंगे, ठीक है। फिर पार्ट 3 आएगा जब, बट ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड वैल्यूज, मोनार्की वाले जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे होंगे या मोनार्की और जो न्यू वैल्यूज चाहते होंगे कि डेमोक्रेसी आ जाए, इनके बीच में टसल होगी तो आपको पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशंस ही रिवॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रॉम 1830 टू 1848 यू विल फाइंड द इन एंटायर यूरोप रिवॉल्यूशंस ही रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं और हम यहां पर कई सारे रिवॉल्यूशन को कवर करेंगे। 1830 का रिवॉल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, जुलाई 1830। फिर हम लोग यहाँ पर जो ब्रुसेल्स में अपराइजिंग्स हुई थी, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ वो डिस्कस करेंगे, 1848 के रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मतलब धीरे धीरे अब रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, यानी कि जो सिचुएशन पहले रही होगी वो तो नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, जैसे भारत को आजादी एक बार में मिली क्या? नहीं, हम कई बार कोशिश कर रहे थे। 1857 का रिवोल्ट भी हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फिर हम और कोशिश किए, फिर कुछ कुछ चीजें हुई, बीच में कई सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन फाइनली हमें कई सालों के बाद जाके आजादी मिली। वैसे ही यहां पर है, कई सारे रिवोल्यूशन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एंड फाइनली आउटकम देखने को मिला कि कंट्रीज फॉर्म हो गए। जर्मनी कंट्री फॉर्म हो गया, इटली, मतलब फॉर्म क्या, यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी यूनिफाई हो गया, इटली यूनिफाई हो गया, ब्रिटेन बन गया। तो इन तीनों में से एक पे सवाल जरूर आता है हर साल, तो इसको मैं आपको आंसर भी लिख के लेके आया हूं एज इट इज। मैं स्क्रीनशॉट खींचने का मौका दूंगा, छाप लेना, वही लिख के आना। फिर उसके बाद जब नेशन बन जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है उस नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाएगा वो पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के टॉपिक से एंड हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखो, मैंने आपको बताया कि फ्रांस में मोनार्की थी, फिर फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, क्लास 9 में पढ़ा था, तो फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाता है, राइट। तो यहां पर ऐसे क्या, ये जो पूरी जर्नी है, कैसे फ्रांस एक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक बन जाता है, इस पूरी कहानी को ही हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं।
तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने ऐसे क्या स्टेप्स लिए थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था फ्रांस के अंदर कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ गई थी। फ्रांस के लोग एकजुट हो गए थे, हाँ भैया हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। कैसे फ्रांस के अंदर, कैसे फ्रांस वासियों में ये कलेक्टिव फीलिंग आ गई थी? ये सवाल आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहां पर क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, चाहे ये आए चाहे ये आए, आपको दोनों का एक ही आंसर लिखना है। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वेयर द मेजर्स, व्हाट वेयर द प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे क्या मेजर लिए थे, ऐसे क्या स्टेप लिए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि लोग एक दूसरे के साथ अपने आप को जुड़ता, कनेक्ट कर पाए। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आती है? जैसे मान लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूं, इफ आई हैपन टू गो टू यूएस, मैं अमेरिका गया और अमेरिका में मुझे कोई हिंदी बोल रहा हो मिल गया, इमीडिएटली मेरी बातचीत उससे स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे आई? लैंग्वेज की वजह से, है कि नहीं? मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मैं बैठा हूं जनरल कोच में, बगल में कहा कि मेरे दादा बगल में बैठ गए, दादा ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी और पता चला मैं दादा के कोई लोकेलिटी का निकल आया, उनके क्षेत्र का निकल आया, तुरंत वहां पर बातचीत शुरू हो जाएगी। क्षेत्रवाद मतलब क्षेत्र, हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, अच्छा हमारा घर वहां पर है, हमारा घर वहां पर है, हम लोग फील करेंगे कनेक्टेड बिकॉज ऑफ रीजन। रीजन, समझ रहे हो बात को? रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, फेथ, कस्टम, कोई एक प्रकार के, बात समझ में आ रहा है? तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई? फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? या तो ये पूछ दे या ऐसा पूछ दे कि क्या मेजर चेंजेस थे जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो में यहां पर चेंज लाते हैं इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। चलिए, तो ये 8 पॉइंट है, इस पर सवाल जरूर आता है, कैसे भी आएगा। इन 8 पॉइंट्स को एज इट इज लिख दीजिए। मैंने तो इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, एक स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के पॉइंट्स लिखे हैं, आपको 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है बस। पहला पॉइंट क्या है, क्या ऐसा स्टेप लिया? पहला, ला पैट्री एंड ले सिटोयन। क्या है ये? जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं ना, इंडिया इज अवर मदरलैंड, भारत हमारी माता है, तो वैसे ही फ्रांस में कॉन्सेप्ट है फादरलैंड का, ठीक है ना? और ले सिटोयन यानी कि सिटीजन्स, सिटीजन्स, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो उसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड कम्युनिटी विद हैविंग इक्वल राइट्स। एक कम्युनिटी है जो यूनाइटेड है और सबके इक्वल यहां पर राइट्स है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए दूसरा, एक नया ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ। ट्राई कलर का फ्लैग, झंडा कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप जाइए, इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखने जाइए, और जहां पर आपको स्टेडियम में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा, आपको अलग फीलिंग आएगी, होता है कि नहीं? तो ट्राई कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। हम कहीं भी अगर अपना ट्राई कलर देख लेंगे तो हमारे लिए अलग, उसके लिए एक अलग सी चीज आंख खुल जाती है, अच्छा ये तो भैया हमारा है। हम तुरंत बोलते हैं, जब भी कोई डिसरिस्पेक्ट होता है हमारे नेशनल फ्लैग के लिए, हम इमीडिएटली बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं। तो वैसे ही न्यू ट्राई कलर का फ्लैग उस वक्त फ्रांस के लोगों में एक यूनाइटेड फीलिंग लेके आ गया। रीजनल लैंग्वेज डिसकंटिन्यू कर दी गई और एक नेशनल लैंग्वेज ले आए, कॉमन लैंग्वेज, दैट वाज फ्रेंच। मतलब क्या हुआ? रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में इतनी सारी रीजनल लैंग्वेज है, अब आप मुझसे हिंदी में सुन रहे हो मुझे अभी, है ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉर्थ ईस्ट के होंगे, और अगर मान लो वो हिंदी नहीं जानते हैं तो वो मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। समझ रहे बात को? तो रीजनल लैंग्वेजेस कहीं कहीं डाइवर्सिटी बढ़ा रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि हम अपनी बातें ही नहीं कर पाते हैं उनसे। तो अगर इतनी सारी लैंग्वेजेस होंगी तो क्या होगा? लोगों में बंटवारा रहेगा। पता चला दो अगर तमिल के लोग बात कर रहे हैं, एक हिंदी वाला खड़ा है, दो तमिल के लोग बात कर रहे हैं, और जब बात कर रहे हैं आपस में, तब वो हिंदी वाला सोच रहा है कि शायद हमारे बारे में बात कर रहे हैं, होता है कि नहीं? तो रीजनल लैंग्वेजेस थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लाती है जरूर। तो एक लैंग्वेज होगी हिंदी, तो हम देखो हमने भी एक लैंग्वेज करी, ऑल्दो देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, उनको भी हम प्रोटेक्शन देते हैं कंट्री में, बट हमारी भी एक लैंग्वेज है। तो यहां पर फ्रांस वालों ने एक लैंग्वेज कर दी, इससे भी लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। फोर्थ, एक नेशनल एंथम आ गया, पूरे इंडिया में एक नेशनल एंथम। हम में से कहीं भी आप ये नेशनल एंथम सुन लोगे किसी को गाते हुए, इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड भाई ये तो आदमी जाता है, आएगी ना कलेक्टिव बिलोंगिंग फीलिंग, वो हो गया। स्टेट जनरल था, वो इलेक्टेड होने लगा। याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था हमने, स्टेट जनरल कैसे होते थे, कैसे उसमें सेलेक्ट हो रहे थे, अब ये इलेक्टेड होने लगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज केंद्र सरकार गवर्न कर रही है, एक यूनिफॉर्म लॉ होगा जो पूरे कंट्री पर अप्लाई होगा, ठीक है? ये हो गया वन लॉ टू रूल द एंटायर कंट्री। उससे क्या होगा? सभी लोग एक कानून में आ जाएंगे, तो सभी लोगों को लगेगा चलो सबके लिए बराबर से कानून यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है? देन स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, एक स्टैंडर्ड हो वेट एंड मेजरमेंट का। कहीं मैंने बोला कि भैया 1 किलो लड्डू ले आओ, पता चला दूसरी जगह 1 किलो का मतलब समझते हैं पाव भर, 250 ग्राम ले आए। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, वेट्स एंड मेजरमेंट हो, क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि भाई अगर हम मान लीजिए कोई चीज
हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हम जितना बोलेंगे अगला आदमी उतना ही समझेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में आता है LELLE, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ का अलग अलग देखने को मिल रहा था, मेंस में कुछ और था, कहीं कुछ और था, ठीक है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो यूरोप में, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, आप हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहे हो, बहुत सारे आपको रास्ते में क्या कंट्रीज मिलेंगे, ठीक है ना, आप पूरा क्रॉस कर रहे हो, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब हर यूरोपियन कंट्री में अपना अलग वेट का तरीका होगा, तो कैसे काम चलेगा? हर यूरोपियन कंट्री की अपनी अलग करेंसी होगी, तो कैसे काम चलेगा? दीज वेर द प्रॉब्लम्स। इसलिए एक क्या कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ले आए। एंड देन जो फ्रेंच आर्मी थी, अब वो फ्रांस के जो यहाँ पर आइडियाज थे रिपब्लिक को, उसको दूसरे कंट्री को यहाँ पर बता रही, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर समझिए। तो ये 8 पॉइंट होंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, पर्याप्त आंसर है, इसको लिख के आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अब 1799 में नेपोलियन भाई साहब की एंट्री हुई। फ्रांस के जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 1789 में फ्रांस भी देखो, वहां पर मोनार्की फॉल डाउन हो गई। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखिए फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गई, उसके बाद फ्रांस रिपब्लिक भी हो गया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था फ्रांस वासियों के जीवन में, जब तक उनके जीवन में एक आदमी की एंट्री नहीं हुई, दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1797 के आसपास से ही वो इटली वगैरह में रेड करना शुरू करता है, इन्वेजन शुरू करता है। 1799 ही एंटर्स फ्रांस, और फिर उसके बाद वो आके अपने आप को यहाँ पर ताजपोशी करता है। ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। और फिर उसके बाद आप देखिए 1804 में वो एक नेपोलियनिक कोड लेके आया। उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में आके, और डिक्टेटरशिप ले आया। कोई डिक्टेटरशिप तो ले आया, उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी, नो डाउट, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ ऐसे कार्य किए जो बहुत अच्छे थे, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को और स्मूथ कर दिया। इस चीज को, इन बातों को, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने यहाँ पर जो उसके गाइडलाइंस रूल्स थे, उसको एक कोड में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए इस प्रकार से आता है, या तो कह देगा भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एनालाइज करिए, यही बातें लिखनी है। चलिए क्या बातें हैं, लिखते हैं, देखते हैं। तो जब नेपोलियन यहां गद्दी बैठा, तो उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्मूथ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। क्या मतलब है फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करना? आपको याद करिए, फ्रांस के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमने पढ़ा था क्या, कि भाई नोबिलिटी थी, क्लर्जी थे, इन सबके जो राइट्स थे ना, वो खत्म कर दिए। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड सर्वडम। अब फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम का मतलब क्या हुआ? एक लैंड होती है, एक लैंड होती है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, समझने के लिए बता रहा हूं। एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड एक किसी लैंड ओनर की है, एक लैंड ओनर है इसका, एक लैंड लॉर्ड है, ठीक है, एक लैंड और लॉर्ड होगा, उसकी जमीन है। उसने क्या किया, एक आदमी को रखा जो इस जमीन पे काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, खेती करेगा, व्हाटएवर इट इज। उस आदमी को बोलेंगे जो इस पे काम करेगा सर्फ। बात समझ में आ गया, सर्फ। अब ये जो आदमी है, ये लैंड लॉर्ड को यहां पर पैसे देगा, क्या देगा, फीस। भाई ये कैसी बात है सर, एक तो वो काम कर रहा है उस जमीन पे, ऊपर यही पैसा देगा? जी हाँ, यही सिस्टम होता था कि लैंड ओनर जो जमीन दे रहा है सर्फडम को, वो इसीलिए दे रहा है सर्फ को कि तुम काम करो, उस पे प्रोडक्शन करो, तुम मेरी जमीन पे काम कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे पैसा दोगे। ये देखो भाई, ये काम चलता था। एक तो उनकी जमीन को उपजाऊ बना के रखा हुआ है ना, और वही आदमी है जो उनकी प्रोडक्शन करेगा, और फिर उसके एवज में उसको क्या मिलेगा, पैसा भी दे रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको लैंडलॉर्ड का प्रोटेक्शन मिलता था कि तुम इस जमीन पे रह सकते हो, खाओ पियो, यहीं मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिस्टम था, इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। ये सर्फ को बांध दिया गया है जमीन से, ये छोड़ नहीं सकता है जमीन को विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। समझ में आ गया? तो ये यहां पर खत्म कर दिया था किसने, ये यहां खत्म कर दिया था नेपोलियन ने। और बढ़िया, लोग वगैरह क्या बात कर दी है, मजा आ गया, बंधुआ मजदूरी खत्म। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव कर दिया। अब सोचिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, कहीं अगर आपको जाना है और सड़क खराब हो, अब 10 गालियां देते हो सरकार को, सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, टोल टैक्स लेती रहती है। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया, आपको बातें करनी है, नेटवर्क नहीं आ रहा हो, आप मैडम को व्हाट्सअप नहीं कर पा रहे हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, तो आप बोलोगे भाई कैसा नेटवर्क है बताओ, आज के टाइम पे भारत में रह रहे हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, और नेपोलियन ने कर दिया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून के नजरों बराबर है। सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर गिल्ड्स, टाउन्स में जो गिल्ड्स थे उनके लिए सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां पर ले आया वो, स्मूथ सिस्टम। उन गिल्ड्स के लिए जो कानून थे वो इजी कर दिए, मतलब इजीली बिजनेस और ट्रेड हो रहा था। और एक प्रॉपर मेजरिंग यूनिट यहां पर ले आया, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। लोग बड़ा तारीफ कर रहे थे, क्या बात है, नेपोलियन तो मसीहा की तरह आ गया भाई साहब, मजा आ गया, ऐसे अच्छे अच्छे काम, बहुत बढ़िया। तो खूब तारीफें हुई नेपोलियन की कुछ टाइम तक।
लेकिन इन द एरियाज लाइक मेंस, ब्रुसेल्स, वॉर्सो, आप देखोगे यहाँ पर अब इनको गालियां पड़ने लगी थोड़े टाइम बाद। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टेप्स उन्होंने ले लिए थे जो उनको बुराई करने, जो उनकी बुराई होने लगी। जैसे नेपोलियन ने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी। सेंसरशिप का मतलब कि क्या चीज अखबार में छपेगा, क्या नहीं छपेगा, हम बताएंगे। कोई चीज अगर नेपोलियन के खिलाफ होगी तो वो नहीं छपती थी। इससे लोग नाखुश होने लगे कि रियलिटी बाहर नहीं आ रही है। नो राइट टू वुमेन टू वोट, वुमेन को अभी भी अधिकार नहीं मिला वोट करने का। याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे उस वक्त भी ऐसे ही था कि सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, सबको अधिकार नहीं था। जैकोबिन्स के टाइम पे कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ था कि एवरीवन गॉट दैट एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट करने का अधिकार। बट जब नेपोलियन आया उसने फिर से ही खत्म कर दिया वुमेन के लिए, वोट करने का अधिकार नहीं बचा। वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं बचे। और सबसे घटिया काम उसने किया कि उसने लोगों का फोर्सफुली आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट करवाया, आओ आर्मी के अंदर काम करो। तो ये आपका पहला पार्ट है जो इस वाले चैप्टर का हो गया। नाउ सेकंड, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस पार्ट को हमें पढ़ना है तो दोस्तों उसमें 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी। मोटे मोटे तौर पे पहले आउटलाइन समझ लो, ताकि कहानी आप देखो ये समझ लोगे ना, जब आउटफ्लो पॉइंटर्स दिमाग में आएंगे, अब इन पॉइंटर्स को दिमाग में खोलते रहना। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे होगा, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आएगा, पहले हमें यूरोप की सोसाइटी देखनी पड़ेगी, है ना भाई। सोसाइटी से तो कुछ लोग होंगे जो नेशनलिज्म की बात कर रहे होंगे, जैसे फ्रांस में लोग ही तो थे जिन्होंने बात करी रेवोल्यूशन की। तो सोसाइटी में यहाँ पर बर्थ हुआ मिडिल क्लास। यही मिडिल क्लास है जो आगे चल के क्या करेगा, लिबरलिज्म की बात करेगा। नंबर 2 पॉइंट इज लिबरलिज्म। पहला पॉइंट बर्थ ऑफ मिडिल क्लास, सेकंड पॉइंट लिबरलिज्म। यही मिडिल क्लास जो था ये लिबर्टी की बात कर रहा था, आजादी, लिबर्टी चाहिए, है ना। अब ये डिमांड कर रहे हैं लिबर्टी दो, लिबर्टी दो, लिबर्टी दो। ऐसे में 1815 में नेपोलियन हार गया। नेपोलियन हारने की वजह से भाई डिमांड किससे चल रही है, नेपोलियन से, लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी। नेपोलियन खत्म हो गया, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 हार गया वो। उसके हारने की वजह से जो नया सरकार बनी वो कंजर्वेटिव्स की सरकार थी 1815। ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं, पर देख लो आउटलाइन। कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिव्स जो है वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। तो डिक्टेटरशिप जब नेपोलियन खत्म हुई फिर मोनार्की आ गई। तो मिडिल क्लास वाले फिर झुआ गए कि यार इतने टाइम से मांग रहे हैं लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, मिल ही नहीं रही है, क्या करें। तो उन्होंने कहा रिवॉल्यूशन करें। तो वहां शुरू होता है रिवॉल्यूशनरी फेज। ठीक है, इस पूरे आउटलाइन को चलिए यहां पर एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर सोसाइटी ऑफ यूरोप कैसी थी, 2 तबके के लोग थे। ठीक है, एक तरफ आपको एरिस्टोक्रेट, एलीट क्लास, खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, प्यार चाहिए, एरिस्टोक्रेट एलीट क्लास। एक तरफ थे पीजेंट्री, यानी कि पुअर आदमी, गरीब, कुछ नहीं पता है, बीड़ी जला के बस बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो कह दो कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है ना, चल रहा है। अब हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में, 1750s में हुआ था। अब 1750s में जो ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन हुआ, एक्चुअली फ्रांस में आप देखोगे तो वो आपका 19th सेंचुरी में हुआ, यानी 1800s के बाद हुआ, कुछ टाइम के बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री सेटअप हुई। अभी तक जो काम हाथ से हो रहा था मैनुअली, अब वो इंडस्ट्री के थ्रू होगा, मशीन मेड गुड्स होंगे। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कुछ मिडिल क्लास निकल के आए, एक एजुकेटेड क्लास निकल के आया। जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, थोड़ा पैसा आया उनके पास, काम करते करते पैसा आया तो उन्होंने चीज़ों की डिमांड करी और प्रोडक्शन हुआ, वो थोड़े से पढ़े लिखे हो गए, है ना, बिजनेस हो गए, बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं, वो सारे मिडिल क्लास यहाँ पर आ गए। अब ये मिडिल क्लास ने बोला पीजेंट्री को कि भैया ये लोग तुमको ना बहुत मारते हैं, डंडे से मारते हैं, तुम लोगों को पता चलता है। वो कह रहे नहीं साहब, हम जब मार खाते हैं तुम तो बैठे रहते हैं, मारो, हम कुछ बोलते ही नहीं है। तो इनका इतना एक्सप्लॉइटेशन, इतना सप्रेशन हो रहा था कि इन बेचारों को पता भी नहीं है कि इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इन्होंने कहा कि भैया आंख खोलो, तुम लोगों को पीटा जाता है, तुम लोग बहुत पिटते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा हम पिटते हैं, हाँ पिटते हो। तो उन्होंने कहा, इन्होंने पूछा क्या करें फिर, तो हम बताते हैं। मिडिल क्लास ने कहा कि तुम लोगों को क्या चाहिए, व्हाट यू नीड इज नेशनल यूनिटी। अगर इनसे छुटकारा पाना है, यू नीड नेशनल यूनिटी, यू नीड लिबरलिज्म, लिबर्टी। लिबरलिज्म का मतलब, लिबरलिज्म इज मेड फ्रॉम द वर्ड लाइबर, जिसका मतलब होता है टू फ्री। तो मिडिल क्लास जो है वो कह रहा है कि क्या चाहिए, लिबर्टी। अब पूरे देश में मिडिल क्लास पहन के जो है गमछा वमछा बांध के टहल रहे हैं, लिबर्टी लिबर्टी, हर आदमी के मुंह पर लिबर्टी लिबर्टी। पीजेंट वाले बोले कि भैया मतलब क्या है इसका, सब लोग लिबर्टी लिबर्टी कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग। तो उसने कहा कि लिबर्टी का मतलब 2 चीजें, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कैसे पॉलिटिकल लिबर्टी होगी, अगर इंसान फ्री ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर इंसान फ्री होना चाहिए, तभी पॉलिटिकल लिबर्टी। क्वालिटी बिफोर लॉ, हर आदमी इक्वल होना चाहिए बिफोर लॉ। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो सरकार बने वो हमारे कंसेंट से बने, लोगों के कंसेंट से बने, ये है पॉलिटिकल लिबर्टी। बट हमने देखा था कि फ्रांस के टाइम में क्या ये सब था, नहीं, फ्रांस के टाइम में इतना भी नहीं था भाई। क्या था भाई, हमने देखा था आप इक्वालिटी बिफोर लॉ देख रहे हो, बट स्टिल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस।
अब देखो कि वहां पर भी चीजें जो है डिफरेंट थी। जैसे अडल्ट सफरेज की बात करें, मैंने आपको बताया वोटिंग के लिए, भाई वोटिंग के लिए अभी भी यहाँ पर इनको अधिकार नहीं मिला। ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब हमारे कंसेंट सरकार हो, सबको वोट करने का अधिकार हो। बट क्या वोट करने का अधिकार सबको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था? नहीं था। जैकोबन्स के टाइम पे कुछ लोगों को कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था जब सब लोग वोट कर सकते थे, लेकिन फिर जब नेपोलियन आ गया तो उन्होंने वो नेगेटिव काम कर दिए, जिसमें वो राइट टू वोट भी ले लिया वुमेन से, है ना। तो अडल्ट सफरेज खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा इकोनॉमिक लिबर्टी। क्या मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी का? उन्होंने कहा मार्केट का फ्रीडम हो, मार्केट में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किस प्राइस पे बिकना चाहिए, ये मार्केट खुद डिसाइड करेगा। सरकार ना बोले कि इतना प्रोड्यूस कर दो, आज 10 किलो बना दो, आज 50 किलो प्रोड्यूस कर दो, सरकार नहीं डिसाइड करेगी। और कितने पैसे बिकेगा कि इस चीनी को आप 10 रुपए किलो से ऊपर नहीं बेचेंगे, 20 रुपए। अरे भैया बहुत अच्छी क्वालिटी का चीनी दे रहे हैं, तुम 50 रुपए भी किलो बेचेंगे, क्या दिक्कत है उसमें बेचने में? तो बेसिकली मार्केट की फ्रीडम बोला था कि मार्केट को फ्री करिए आप। दूसरा, रिमूव स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। जो भी सरकारों ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है किस पे? ट्रेड पे, उसको आप खत्म करिए। रिमूव स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, यानी कि ट्रेड इजीली हो पाए। इसके लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको बोलते हैं ज़ॉल्वरीन, एट द इंस्टेंस ऑफ प्रशिया। प्रशिया के इंस्टेंस पे, कंट्री है प्रशिया, उसके इंस्टेंस पे एक कस्टम यूनियन बनाया गया। इसका काम क्या है सर? ये कस्टम यूनियन क्या होता है? व्हाट इज द ज़ॉल्वरीन? तो जो कस्टम यूनियन है उसको ज़ॉल्वरीन कहते हैं। कस्टम यूनियन क्या? कि भाई एक ऐसा यूनियन जो ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड टैरिफ्स, इन सबको खत्म करने की बात करता है, ठीक है। तो वो कस्टम यूनियन बनाया गया कि भैया कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कोई, हम यहाँ पर, ये आपका पूरा यूरोप है, अब कोई सामान यहाँ से यहाँ जाना है, अब बीच में आपको पता ही है यूरोप में कितने सारे कंट्री हैं, ठीक है। यूरोप में इतने सारे, मान लीजिए कंट्री हो गए, ठीक है, इतने सारे कंट्री हैं यूरोप के अंदर। तो अगर सामान यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इतने सारे कंट्री से पास होगा। हर कंट्री यहाँ पर कुछ 5% बोलो टोल टैक्स लेती चली जाए, तो भैया उसका सामान जो स्टार्टिंग में रहा होगा कुछ फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का, पता चला दूसरे एंड पे पहुंचते पहुंचते वो हो गया 150 रुपए का, महंगा हो गया। तो ये सब क्या है? इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर ट्रेड। तो इसीलिए कस्टम यूनियन बनाया गया जब ज़ॉल्वरीन, तो उसमें कहा गया कि सारे ट्रेड बैरियर्स खत्म करिए, यूरोप में कोई ट्रेड बैरियर नहीं। और अभी तक जो नंबर ऑफ करेंसी 30 थी उसे घटा के 2 कर दिया। ये क्यों किया? अरे भैया एक कंट्री सामान निकल रहा है, दूसरे कंट्री पहुंच रहा है, तीसरे कंट्री पहुंच रहा है, कौन सी करेंसी दी जाएगी? अरे सामान काहे में लोगे? एक करेंसी होनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में होता, अभी जितनी स्टेट्स उतनी करेंसी हो जाती तो क्या होता? पता चला यूपी से एमपी जा रहा है तो फिर एक और करेंसी चाहिए, फिर एमपी से राजस्थान पहुंच रहे हैं एक और करेंसी चाहिए, दिक्कत हो जाती। इसलिए यहां पर भी जैसे क्या किया, करेंसी को 30 से घटा के 2 कर दिया। ये आपका यहां पर 2 चीजें यहां पर हो गई, सोसाइटी, बर्थ ऑफ मिडिल क्लास, और दूसरा मिडिल क्लास के अंदर जो चुल हो गई थी लिबरलिज्म की, वो आपको समझ में आ गया कि लिबरलिज्म चिल्ला रहे थे वो लोग। अब वो चिल्ला रहे हैं लिबरलिज्म जय लिबरलिज्म। 1815 में क्या हुआ? बैटल ऑफ वाटरलू हुई। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन एक तरफ था और प्राग कंट्रीज एक तरफ थे। प्राग का मतलब हो गया प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये प्राग कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज जीत गए, नेपोलियन भाई साहब हार गए हमारे। अब ये जो नेपोलियन भाई साहब हार गए, ये जीत गए, तो ये जो कंट्रीज वाले हैं ना, इनको कंजर्वेटिव्स कहते हैं। कंजर्वेटिव मतलब ओल्ड थॉट के लोग थे। कंजर्वेटिव्स जो चर्च को बिलीव करते थे, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, जो अपने पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न्स को बिलीव करते हैं, तो ये कंजर्वेटिव वाले लोग हैं। यहीं से कंजर्वेटिज्म वाला 3rd पॉइंट लिखा है मैंने। कंजर्वेटिव्स यहां पर आ गए, यानी कि अगर डिक्टेटरशिप खत्म हुई नेपोलियन की, तो उसकी जगह अब जो वो चाह रहे थे मिडिल क्लास ये खत्म हो जाए, खत्म तो हुई, लेकिन उसकी जगह कंजर्वेटिव्स आ गए। इन्होंने यहां पर बागडोर संभाल ली। अब भैया क्या करें? तो भैया इस बैटल ऑफ वाटरलू के बाद नेपोलियन के साथ एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, वियना कांग्रेस कहते हैं इसको। इस ट्रीटी के यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो ये कि इसको साइन किया गया था प्राग कंट्रीज। कभी आ गया आपको ट्रीटी ऑफ वियना लिखने के लिए 2 मार्कर 3 मार्कर में, तो आप ये लिख सकते हो, ट्रीटी वॉज साइंड बाय प्राग कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ने साइन करी। दूसरा, इस ट्रीटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, क्या, सॉरी, इसका ट्रीटी का यहाँ प्रोविजन है, अंडू द चेंजेस दैट वर डन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो जो बदलाव किए थे उनको हम यहाँ पर अंडू कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे, वापस उसी जगह पे ले आएंगे जो नेपोलियन से पहले सिचुएशन थी। और तीसरा था सेटलमेंट ऑफ यूरोप। अब नेपोलियन ने जो जो एरियाज जीते थे फ्रांस में था वो, फ्रांस का एम्परर, और उसने जो फ्रांस में रहकर जो जो टेरिटरीज अगल बगल की जीती थी, अब नेपोलियन खत्म हो गया, तो वो उसकी जीती हुई टेरिटरीज का क्या करोगे? भैया ये कहा गया इस ट्रीटी में कि उसकी जीती हुई टेरिटरीज, जो भी टेरिटरीज थी, हम उसको बांट लेंगे, है ना, यानी कि टेरिटरीज को हम लोग क्या करेंगे? सेटल करेंगे, सेटलमेंट होगा यूरोप का। चलिए देखिए जरा क्या सेटलमेंट हुआ। एक किंगडम ऑफ नेदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूड था, उसको फ्रांस के नॉर्थ में बना दिया गया। मैप को रीड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि फ्रांस खत्म हो गया, फ्रांस मतलब नेपोलियन खत्म हो गया, तो अब मैप रीड्रॉ हो रहा है। फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ न्यूजीलैंड बनाया गया,
साउथ में जेनोवा को ऐड कर दिया गया पिडमॉन्ट में, और वो इन साउथ बनाया गया। ठीक है, आप देखोगे रशिया को कुछ पार्ट दे दिया गया, किसका, पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को दे दिया गया। अभी आगे हम देखेंगे कैसे रशिया डोमिनेट करेगा पोलैंड को, और पोलैंड कैसे म्यूजिक का और आपका लैंग्वेज का यूज करके रशिया के खिलाफ आवाज उठाएगा। ठीक है, तो रशिया को कुछ हिस्सा पोलैंड को दे दिया गया, पोलैंड का दे दिया गया। ऐसे ही देखिए ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा नॉर्थ इटली को दे दिया गया। अभी ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो नॉर्थ इटली में रूल कर रहा होगा। ठीक है, जब इटालियन यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो नॉर्थ इटली को छुड़ाया जाएगा ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के एम्पायर से। तो अभी ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कुछ हिस्सा दे दिया गया, यानी अभी नॉर्थ इटली पे ऑस्ट्रिया का कब्जा है। ऐसी प्रशिया है, उसको गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सोनी, इनका पार्ट जो है इनको यहाँ पर दे दिया गया। इस तरह से मैप जो है वो सेटल किया गया था यूरोप का। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू दिस फोर्थ पार्ट, इस वाले पोर्शन का फोर्थ, रिवॉल्यूशनरीज। अब जाहिर सी बात है रिवॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल रिवॉल्यूशन होगा, बनता है रिवॉल्यूशन होना। मिडिल क्लास कह रहा है कि हमको लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, वो वहीं भटके हुए हैं। कंजर्वेटिव्स आ गए, कंजर्वेटिव सुनाई नहीं दे रहे हैं। कंजर्वेटिव्स कहते हैं बोल मत देना मेरे खिलाफ, जबान खींच लेंगे तुम्हारी। जो कंजर्वेटिव्स मोनार्की के खिलाफ सुन ही नहीं सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे किसी भी कीमत पर मोनार्की के खिलाफ। कोई अगर बोलता पाया गया तो पकड़ के उठा कर जबान खींच लेंगे उसकी। अब जाहिर सी बात है चुपचाप कुछ काम करना पड़ेगा। अब होगा आंदोलन, अब होगा रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशनरीज जहां पर उदय होना शुरू होता है। सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जाती हैं जो चुपचाप काम करती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। क्या मोनार्की जो है एकदम बेकार है, हटाओ उसको। लोगों को कहाँ ने बताया डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, उसी को चलाओ। लोगों को बना रहे हैं बेकार, मतलब एक तरह से उनको प्रोपेगेट कर रहे हैं अपने थॉट्स को। ये सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई। इसमें एक आदमी का नाम सामने आता है, गुएसेपी मैज़िनी, जो कि जेनोवा में वॉन था। ठीक है, 1807 में। एंड ही मेक्स यहाँ पर इस तरह से 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाता है। बहुत सारे अलग अलग कंट्री में सीक्रेट सोसाइटीज बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जिक्र एक आता है दैट इज गुएसेपी मैज़िनी का यंग इटली, जो मर्साइल में बनती है, यंग यूरोप जो कि बर्न में बनती है। ठीक है, और इस प्रकार का उसने हालात यहाँ क्रिएट कर दिए थे सीक्रेट सोसाइटी बना बना के कि ड्यूक मैटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर है उसको बोलना पड़ गया कि ये आदमी जो है ना सबसे खतरनाक है हम लोगों के लिए। हम लोग मतलब मोनार्की के लिए। ऑस्ट्रिया में क्या था, प्रैप कंट्री है ना, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो ऑस्ट्रिया क्या है, मोनार्कियल कंट्री है। तो उसने बोल रहा है, ड्यूक मैटरनिच बोल रहा है कि भाई साहब ये आदमी बड़ा खतरनाक है हमारे लिए, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। ये किसने बोला हुआ है, ड्यूक मैटरनिच। क्वेश्चन भी आता है आप, तो ये सारा आपको वन वर्ड में मिलता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल दीस थिंग्स में आपको ये मिलता रहता है। राइट, तो ये सब चीजें यहां पर हुई। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेकंड पोर्शन। इस वाले टॉपिक में जो हमारा फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में था, ये हमारा दोनों पोर्शन यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशन। सीधी बात यही है कि यार ये रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं। जाहिर सी बात है इनका धीरे धीरे खून खोलता जाएगा कि हमको अपनी सक्सेस नहीं मिल रही है, कोशिश कर रहे हैं बार बार। सीक्रेट सोसाइटी अभी तो सीक्रेटली काम कर रहे थे, जब सीक्रेटली भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर नंगा नाच होगा, सीधे आदमी खुलेआम आके रिवोल्ट करेगा। और यही होगा एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में। 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोप में अब यहाँ रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन होंगे। और वो क्यों हो रहे हैं वो समझ में आएगा। चलिए देखें, यहाँ पर समझते हैं क्या हुआ। देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखिए हुआ ऐसा कुछ कि भाई कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव, अब ये कंजर्वेटिव आप देखोगे तो जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। मोनार्की जो 1815 में आ गई थी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इनके सामने दुश्मन कौन है, वही मिडिल क्लास जो क्या चिल्ला रहा है, लिबर्टी चाहिए। वही मिडिल क्लास जो क्या कह रहा है, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। मिडिल क्लास ने अब नाक में दम कर दी और रिवॉल्यूशन किया उसने जगह जगह। रिवॉल्यूशन पोलैंड, जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटेन, सब जगह रिवॉल्यूशन हुआ। पोलैंड ने मैंने आपको बताया ना कैसे म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, लैंग्वेज का यूज किया गया। जब पोलिश लैंग्वेज को खत्म करने लगे स्कूलों से तो पोलिश वाले लोग रिवोल्ट कर गए, है ना। इस तरह की चीजें हुई। जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल में रखता था किसको, ग्रीक को, ग्रीस को। तो ग्रीस वाले भी रिवोल्ट कर देंगे, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाएगा वहां से, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगी। ब्रिटेन का भी स्ट्रेंज केस देखेंगे। इन सब जगह आपको देखने को मिलेगा रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन हुए थे। इन सब कंट्रीज के रिवॉल्यूशन को अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो रिवॉल्यूशन मतलब ये कंट्री का यूनिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले रिवॉल्यूशन देखते हैं कहाँ कहाँ कैसा कैसा रिवॉल्यूशन। चलिए अब पहले तो रीजंस क्या थे रिवॉल्यूशन के, ये रिवॉल्यूशन हुए क्यों, व्हाट वर द फैक्टर्स, ऐसा क्या हो रहा था कि ये इनको रिवोल्ट करना पड़ा। बैकड्रॉप में कहानी तो आप समझ ही रहे हो ना। पहला रीजन है रोमांटिसिज्म। एक तरीका ये था रिवोल्ट करने का, ग्रोथ हो रही थी रोमांटिसिज्म की। अब रोमांटिसिज्म क्या होता है, ये वो नहीं होता है जो आपका आपकी मैडम से होता है, ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है। ये कौन सा रोमांटिसिज्म है सर, ये रोमांटिसिज्म है जब आपका प्यार आपके देश के लिए होगा, आप देश के लिए यहां पर मर मिट रहे होंगे, आप किसी देश की कल्चरल
बिलीव्स, कल्चरल फेथ, इन सबसे बाउंड होंगे। देश के गाने बज रहे हैं, मैं ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। तो जब ये गाने बजेंगे आप एकदम तऊ आ जाएंगे। इफ यू गो टू द अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे आप जाइए वहां पर, और वहां पर जब रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है, उस रिट्रीटिंग सेरेमनी में आप देखो सब गाने बज जाते हैं, और यहां से पूरी इंडिया की तरफ से पब्लिक हो, इधर से पूरा, बड़ा मजा आता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? रोमांटिसिज्म, लव फॉर द कंट्री, कल्चरल कनेक्ट, इट्स अ कल्चरल मूवमेंट, लोग कल्चर से बाउंड हो जाते हैं। तो रोमांटिसिस्ट यहाँ पर ये भी एक रीजन बनता है। ये भी इसलिए यहाँ पर देखोगे इनका मूवमेंट ऐसा बढ़ रहा था कि हमारे लोग जुड़ने चाहिए एक साथ, और जो ये चल रहा था कंजर्वेटिव वाला हिसाब किताब बेकार है। तो इसलिए रोमांटिसिज्म भी जो है वो एक रीजन बनता है रिवॉल्यूशन का। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हो रही थी, बहुत बुरे हालात थे 1830s के बाद। आप देखोगे पूरे यूरोप में हंगर, हार्डशिप्स बहुत बुरे, खाने को अनाज नहीं है, खाने को मतलब कोई अनाज नहीं मिल रहा है, लोग एकदम सड़कों पर उतर आए, और लोग सड़कों पर उतरे जब, तब दिक्कत वाली बात थी, और वहीं से रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट इज 1848 का रिवॉल्यूशन। इस 1848 के रिवॉल्यूशन को मिडिल क्लास ने किया था। गरीबों का रिवॉल्यूशन होगा, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, पुअर इज रिवोल्टिंग, एजुकेटेड मिडिल क्लास इज ऑल्सो रिवोल्टिंग, कल्चरल पीपल आर ऑल्सो रिवोल्टिंग, हर प्रकार का आदमी रिवोल्ट। जैसे आप देखोगे इंडिया का भी फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे ही हुआ, हर तबके का लोग रिवोल्ट कर रहे थे। 1857 व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि ना तो वो फर्स्ट वॉर थी, उससे पहले ही बहुत सारी वॉरें हुई थी, है कि नहीं? एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, लेकिन फिर भी हम 1857 की वॉर को फर्स्ट वॉर बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ना ही हमको उस वॉर से इंडिपेंडेंस मिला, आजादी तो मिली नहीं हमको 1857 के बाद। 1947 में 90 साल बाद आजादी मिलती है, स्टिल इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कई सारे फैक्टर थे, गरीब तबका भी आ गया था, अमीर तबका भी था, कल्चरल मूवमेंट वाले लोग भी थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ भी लोग खड़े हुए थे कि हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं, और ऑल दीज थिंग्स, वेरियस फैक्टर्स वेयर देयर। तो यहां पर भी वेरियस फैक्टर्स वेयर देयर फॉर रिवॉल्यूशन। इतिहास में हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला बता के जा रहा हूं, हमेशा कहानी अलग अलग होगी, किरदार अलग अलग होंगे, लेकिन इतिहास का कंसेप्ट आपको एक ही जैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ हर जगह आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। नाउ अब क्या हुआ, अब शुरुआत करते हैं यहां पर कुछ रिवॉल्यूशन। 1815 में हमने देखा था कि बूरबॉन डायनेस्टी फिर से वापस आ गई। वो लड़ाई हुई थी 1815 की, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन हार गया, प्राप कंट्रीज जीत गए। प्राप कंट्रीज क्या थे? कंजर्वेटिव्स थे, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। तो फिर से मोनार्की वापस आ गई फ्रांस के अंदर। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जब हुआ 1830 का फ्रांस में, तो इसमें ये जो कंजर्वेटिव्स आए थे 1815 में, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, उनको फिर फेंक दिया गया उठा के। और जब उनको ओवरथ्रो कर दिया तो अब लुइस फिलिप को गद्दी पे बैठाया, लुइस फिलिप इनको गद्दी पे बैठाया, और ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो। अभी तक मोनार्की थी ना 1815 से 1830 तक। 1830 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो अब वो मोनार्की खत्म करके लुइस फिलिप वहां गद्दी बैठाए गए, और लुइस फिलिप को कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं, यानी कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। एक तो ये हुआ, और यही जब हुआ ना, तो इस वक्त फिर से ड्यूक मैटरनिच को खुजली हुई। उन्होंने कहा कि यार फिर कुछ बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोलिए, लोगों ने कहा बोलिए। तो उन लोगों ने बोला, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस। जब फ्रांस में कुछ चीजें हो जाती है ना, जब फ्रांस में कुछ चिंगारी लगती है, तो वो चिंगारी आग की तरह दूसरे देशों में फैलने लगती है। यही है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस। तो ये हुआ। दूसरा, अपराइजिंग्स हुई ब्रुसेल्स में, बेल्जियम जो देखा था अभी हमने नेदरलैंड के अंदर था, वो अलग हो गया नेदरलैंड से, ये अपराइजिंग्स हुई। फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और ऑटोमन एम्पायर में आप देखोगे तो मुसलमानों का रूल, ऑटोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम रूल। तो ग्रीक इन लोगों के साथ यहां पर देखोगे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। वाई? बिकॉज ग्रीस इज कॉल्ड द क्राडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोप का जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, वो ग्रीस से होता है, ग्रीक से स्टार्ट होता है, यानी ग्रीस का कल्चर सब लोग मानते हैं। तो अगर ग्रीक्स वाले लोग ये देख रहे हैं, दो बातें थी, ग्रीक्स वाले लोग देख रहे हैं कि यार बाकी जगह फ्रांस में और ये ब्रुसेल्स में अपराइजिंग हो रही है, लोग आजादी चाह रहे हैं, तो हम क्यों ऑटोमन एम्पायर के अंदर बैठे, हमको भी आजादी चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जो और लोग थे यहां पर जो ग्रीक्स के सपोर्टर थे, ग्रीक कल्चर के सपोर्टर थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ग्रीक को सपोर्ट किया। तो यहां पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, आजादी की लड़ाई शुरू हुई 1821 में, और ये आजादी फाइनली ग्रीस को मिलती है 1830 में, और आजादी के बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। बात समझ में आ गया? इस आजादी की लड़ाई में कई सारे लोग का इंपॉर्टेंट रोल था, है ना? जैसे कि लॉर्ड बायरन, एक पोएट थे। अब ये पोएम लिख रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें लिख रहे हैं जिससे लोग कनेक्ट हो सके। आपने देखा होगा इंडिया में भी बहुत सारे अखबार ऐसे निकले, बहुत सारे लोग पोएम लिखी, है ना, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे गए, शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल बनाए गए ताकि लोगों को तौआया रखे, लोग हमेशा तौआए रहें अंग्रेजों के खिलाफ।
तो वैसे ही यहाँ पर ये सब चीज़ों को लिखा जाता है। ऐसे आप देखो ना, बहुत सारी पोएम है, बहुत सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी, सॉन्ग्स मिलेंगे इंडिया में भी, है ना, पोएम्स लिखी है ताकि लोग को अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग आए, ठीक है ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, ये आपको फीलिंग आती है, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर ग्रीस में भी हो रही है। ये एक अपराइजिंग देख रहे हो कैसे पाइलअप हो रही है चीजें, अलग अलग जगह आपको रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, धीरे धीरे आप पाइलअप हो रहा है। वो चाहते हैं कि मोनार्की को छोड़ खत्म किया जाए, पर अभी कर नहीं पा रहे, कोशिशें जा रही हैं लगातार। तो व्हाट इज दिस रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म मैंने क्या कहा कि वो नहीं है जो आपका इनके साथ होता है, ये बेसिकली क्या है, कल्चरल मूवमेंट है, कल्चर मूवमेंट है। कल्चर से लोग बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। लोकल डांस, हमारे यहाँ भी डांस होता है, मान लो छाऊ आपका डांस हो रहा है, बिहार का लोकल डांस है। अब वो डांस आप कहीं और देखोगे होते हुए, आप इमीडिएटली वहां पर आप शुरू कर दोगे। आपने देखा भांगड़ा हो रहा है, आप इमीडिएटली भांगड़ा शुरू कर दोगे। क्या है ये? कल्चरल मूवमेंट, कल्चर से बाउंड है। कोई लोकल कहानियां, यू हियर दी स्टोरी, रानी लक्ष्मीबाई, हर बोले बुंदेलों की जबान से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोकल कल्चर, कल्चरल मूवमेंट, ये सब चीजें थी। तो ये डेवलप किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर, है ना। यहाँ पर ये लोग जो है वो साइंस, रीजन, इन सबको कहते थे हटाओ, ये सब कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इमोशंस को सपोर्ट करते हैं, ये लोग मिस्टिकल फीलिंग्स को सपोर्ट करते हैं, ये लोग इंट्यूशन को फील करते हैं। भाई कल्चर से बांधो लोगों को, ये रीजन फीजन नहीं, कल्चर इज इंपॉर्टेंट, इनसे बांधो, लैंग्वेज से बांधो, इन सब चीजों से बांधो। यहाँ पर एक नाम आता है जॉन गॉटफ्रीड हर्डर का। ये क्या कहते हैं, दास वो किस चीज को बोलते हैं, ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। अगर आपको जर्मन का ट्रू कल्चर ढूंढना है कि व्हाट इज द कल्चर ऑफ जर्मनी, तो आपको लोगों के अंदर मिलेगा, कोई परचून की दुकान पर नहीं मिलेगा कि भैया 5 किलो जर्मन कल्चर दे दो। यू विल गेट दैट इनसाइड द पीपल ओनली। लोग जैसे बिहेव करेंगे, लोग जैसे बोलेंगे, लोग जैसा पहनेंगे, लोग जैसा खाएंगे, वो जर्मन के कल्चर को ही बतलाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर व्हाट इज वोकजिस्ट, ये आपका आता है कुछ का वन मार्कर में दिख जाता है। इट इज ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, सही स्पिरिट नेशन की, देश की, ये आपको यहाँ पर इसको बोला जाता है दास वोकजिस्ट। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। नाउ अब पोलैंड की बात करेंगे तो पोलैंड ने 2 तरीके अपनाए यहाँ पर रिवोल्ट करने के, एक तो म्यूजिक एंड ओपेरा और दूसरा लैंग्वेज। म्यूजिक एंड ओपेरा क्या, जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ भी क्या हुआ, आजादी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स लिखे गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिख दिया था, जन गण मन अधिनायक। तो ये सब क्या है, ऑल दिस इज बाइंडिंग द पीपल, राइट। वैसे यहाँ पर हुआ, पोलैंड को पार्टीशन कर दिया, रशिया उसको डोमिनेट कर रहा है, पोलैंड बढ़ गया, लेकिन पोलिश के लोगों की वो फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग खत्म नहीं हुई। वैसे में आप देखोगे नाम आता है कैरोल कोनिफस्की, ये आपकी किताब में नाम आता है। ये क्या करते हैं, ये नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉइंग द नेशनल स्ट्रगल। आप भी देखो हमारे यहाँ भी ऐसे कई बार हुआ, एंजॉइंग द नेशनल स्ट्रगल। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बंकिम चंद्र चैटर्जी इज राइटिंग वंदे मातरम, अभी वंदे मातरम बच जाता है, तो कितना गजबी माहौल होता है, यू फील दैट, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर ये म्यूजिक, आप देखो इंडिया वन द वर्ल्ड कप और बजा था वंदे मातरम, यू फील दैट थिंग, आपको महसूस होती है बातें, राइट। लैंग्वेज का क्या हुआ, अब रशिया जब डोमिनेट कर रहा है पोलैंड के ऊपर, तो पोलिश जो लैंग्वेज थी उसको स्कूलों से खत्म कर दिया, स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज यूज नहीं होगी। दिस वॉज द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ द पोलिश पीपल। लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, इसलिए तो हमारी लैंग्वेज खत्म कर रहे हो, तो हमारा तुम औचित्य खत्म कर दोगे, हमारी तुम पहचान ही खत्म करना चाहते हो। दिस वॉज द रीजन फॉर द रिवोल्ट। यहां पर रिवोल्ट का रीजन देखो आप, रिवोल्ट का रीजन इज व्हाट, कल्चरल आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, लोग इसलिए उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये भी यहां पोलैंड में हुआ, पोलैंड में इस प्रकार से हुआ। देन 1830s, बहुत हंगर, बहुत हार्डशिप्स रही, बहुत बुरे हालात थे, लोगों को खाने का अनाज नहीं था, सामान नहीं था खाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो गया उस साल, खराब फसलें हो गई, अब सामान भी नहीं है, सप्लाई नहीं है अनाजों की। राजा एकदम एंजॉय कर रहा है, लुइस फिलिप, नेटफ्लिक्स एंड चिल, डांस हो रहा है, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने एंड ही इज एंजॉयिंग द डांस। लोगों ने कहा यार ये राजा किसी लायक का नहीं है, लठमट उठाया, लोगों ने महाने लगे राजा को, तो लुइस फिलिप को भागना पड़ गया देश छोड़। लुइस फिलिप फ्लेड अवे। जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हट गई, यानी कि अब राजा नहीं बचा, तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम कर लिया गया। नेशनल असेंबली विल बी प्रोक्लेम्ड, रिपब्लिक बना दिया गया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली क्या होगी, नेशनल असेंबली इज प्रोक्लेम्ड, यानी कि एक नेशनल असेंबली और उसको रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। अब देखिए आप, फ्रांस में फिर से वही रिपब्लिक आ गया। 1850 में मोनार्की आई थी, रिवोल्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 का फ्रांस में,
फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गया जब लुइस फिलिप को बैठाया था, लुइस फिलिप भाग गए अब, तो अब वहां पर फिर रिपब्लिक हो गया, नेशनल असेंबली को रिपब्लिक बोल दिया। रिपब्लिक बोला तो तीन बातें, एक तो ये सबको ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द अडल्ट मेल्स अबव 20 ईयर्स, सारे अडल्ट मेल जो 21 साल की ऊपर थे उनको वोट करने का अधिकार, इररिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी है कि नहीं तुम्हारे पास। दूसरा, इतने बुरे हालात थे, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी, इसलिए राइट टू वर्क गारंटी किया गया, काम मिलेगा। और तीसरा, स्किल सिखाने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स को यहां पर सेटअप कर दिया गया। क्लियर है? अब इसी में एक सिलेसिया एपिसोड आता है। सिलेसिया एपिसोड बेसिकली मैं उसको सिलेसिया एपिसोड बोलता हूं। एपिसोड क्यों? कि भाई इतनी पूरी कहानी में से आप देखते हो ना, इफ यू सी द मूवी, तो आप कोई सीरीज देखते हो आप, तो आपको सीरीज में अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं, है ना, सीरीज पे एपिसोड 1 एपिसोड 2 सीरीज का। तो ये एक एपिसोड हुआ इस पूरी कहानी में, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक ये एपिसोड था सिलेसिया एपिसोड। क्या एपिसोड था? इसमें विवाद था, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर और एक तरफ वीवर्स थे। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल जाके देते थे इन वीवर्स को, और वीवर उस रॉ मटेरियल से गुड्स बनाते थे, और गुड्स ये वापस कॉन्ट्रैक्टर ले आते थे और अपना बेच देते थे। दिक्कत यहाँ कुछ नहीं थी, दिक्कत ये थी कि इन वीवर्स को प्रॉब्लम वाज लो वेजेस, इनकी सैलरी नहीं बढ़ाते थे। वीवर्स ने कहा बहुत हुआ मतदान, अब हम नहीं काम करेंगे यहाँ पर। और इंसिडेंट ये था कि 4 जून, गर्मी का मौसम है, 4 जून दोपहर का 2 बजे, गुप अंधेरा, लू चल रही है। अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यूरोप में आपको लू नहीं मिलेगी, समझ लो, बस थोड़ा फील करो। 4 जून दोपहर का 2 बज रहा है और ये सब लोग गमछा उमछा बांध के निकले, उठा के मारेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर ने देखा, उसको खबर पहुंची कि भैया ये लोग आ रहे हैं मारने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बुरिया बिस्तर बांधा, अपने बच्चों को, बेटी को उठाया, निकल लिया। ये लोग पहुंचे वहां पर, देखा, घर भर घुस गए, घर भर में शीशे वीशे तोड़ दिए, खिड़कियां उड़कियां दरवाजे सब तोड़ दिए, सब सीआईडी की टीम बन गई थी। वो भाग गया और वो जाके नेबरिंग विलेज में पनाह लेने के लिए बोलता है। नेबरिंग विलेज वाले उसको पनाह नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। एनी हाउ वो फिर वापस आता है, अपनी आर्मी को फिर से बनाता है, एंड देन ही अटैक्स वन करता है और 11 वीवर्स को जो है वहां पर 11 वीवर्स को शॉट डेड कर दिया। ये था सिलेसिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको दिख रहा है कैसे यहां पर क्या रिवोल्ट होते जा रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहे हैं, जगह जगह उपद्रव मच रहा है। ठीक है, ये सब चीजें अब बढ़ती जा रही है, पाइल अप। फाइनली रिवोल्ट ऑफ 1848, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास का रिवोल्ट था, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ी लिखी बातें करेंगे। उन्होंने कहा क्या चाहिए, रिवोल्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमको चाहिए एक नेशन स्टेट, नेशन स्टेट बना के दो, देश बना दो, अब नेशन स्टेट बनाओ। फिर उन्होंने कहा अच्छा उसमें क्या करोगे, उसमें जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चलाएंगे हम, वो देश बनेगा, उस देश में पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होंगे, और उस देश में पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के साथ फ्रीडम होना चाहिए, किसका, प्रेस का और एसोसिएशन का, इन दो का फ्रीडम यहां पर होना चाहिए। ये चीज यहां पर बोली। तो ये रिवोल्ट शुरू हुआ, तो जर्मनी, ये रिवोल्ट कई जगह हुआ है ना, आपको अलग अलग कंट्रीज में रिवोल्ट मिलेगा, लेकिन हमारी किताब में ये जो रिवोल्ट है हमें जर्मनी का पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद ही हम जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे। तो यहां पर जर्मनी में मिडिल क्लास ने क्या किया कि ये लोग अपना एक पार्टी बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, ये मार्च करके जा रहे होते हैं कहाँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो चर्च ऑफ सेंट पॉल में कन्वीन करी गई थी, वहां पर ये जा रहे होते हैं, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर चुके हैं। अब लुइस फिलिप भाई साहब तो भाग गए थे, भाई ऐसा तो है कोई तो राजा बनेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया ये जो प्रशिया के राजा थे ना, प्रैप कंट्रीज हैं, PRAB, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रशिया के राजा को बोला, फ्रेडरिक विलियम फोर को, ताज लोगे, ताज पहनोगे ताज। तो इसने कहा कि तुम्हारे हमें माथे पे तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ लगा दिख रहा है। फ्रेडरिक विलियम फोर ने कहा यहाँ बेवकूफ दिख रहा है तुमको, एक तो तुमने जो यहाँ पर बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मोनार्की को तुमने कोई पावर ही नहीं दी, मोनार्की सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, जो संविधान में लिखा है खाली वही कर पाएगा। फ्रेडरिक विलियम फोर ने कहा हम बेवकूफ थोड़ी हैं, हमें नहीं बनना तुम्हारे यहाँ राजा। जब उसने राजा बनने को मना कर दिया तो नेशनल असेंबली ने कहा कि ऐसी तैसी करा गया, हमें हमारे पास ही पावर रहेगी। तो यहां पर अब ये नेशनल असेंबली में स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिडिल क्लास जो है वो डोमिनेट करने लग गया। मिडिल क्लास के बाद जब पावर आ गई, कहते हैं ना पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो मिडिल क्लास भी अब जो गरीबों की बात को सुनना बंद कर दिया, वही बात हो गई, है ना। और जब ऐसा हुआ तो फिर फाइनली आप देखोगे मिलिट्री एंटर करती है और डिसबैंड कर देती है पूरे। तो मोनार्की और मिलिट्री की मदद से, यानी मोनार्की वो जो प्रशिया वाली थी, नहीं चाहते थे ये लोग, प्रैप कंट्रीज थे ना, नहीं चाहते थे कि भैया मोनार्की नहीं चाहती थी वहां की, यहाँ पर इस तरह के हालात हो, फिर से रिपब्लिक आ जाए। तो भैया इन लोगों ने क्या करवाया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उड़वा दो इस रिपब्लिक को। तो मिलिट्री एंटर करी, डिसबैंड कर दिया, पूरा असेंबली खत्म हो गया। ये यहाँ पर चीजें चल रही थी।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सर्कल कर रखा है, ये जर्मेनिया है, जो एलिगोरी है, अभी आगे आएगा एलिगोरी, बाकी आप लोग समझ ही रहोगे, ठीक है। ये पार्लियामेंट है वो फ्रैंकफर्ट का, आपको एक तरफ दिख रहा है कि वुमेन यहाँ पर बैठी हुई है, ये सब यहाँ पर लिखाया हुआ है, ठीक है ना। और ये पार्लियामेंट में ऊपर ये जर्मेनिया हैंड है, मतलब ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई। चलिए, तो वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, पॉलिटिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, न्यूज़पेपर छापे उन्होंने अपने, सब कुछ किया, लेकिन उनको इज्जत नहीं मिली। तो पार्लियामेंट में जब उनको एंट्री करी तो उनको कहा गया कि बस चुपचाप बैठना है, आपको बोलना कुछ नहीं। तो वुमेन वर मियरली गिविंग द स्टेटस ऑफ व्हाट, स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर, सिर्फ उनको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया, बोलने का अधिकार नहीं। इट वॉज अल्टीमेटली अ ठेंगा फॉर द वुमेन ऑल्सो। ये है आपका एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर अब ये जो प्रैप कंट्रीज थे ना, प्रैप कंट्रीज के राजा को लग रहा था यार, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन को लग रहा था यार ये क्या है यार, ये कब तक चलेगा, ये तो अब साइकिल कोई, ये लोग जो है रिवोल्ट करते हैं, हम लोग सप्रेस कर देते हैं, ये फिर रिवोल्ट करते हैं, हम फिर सप्रेस करते हैं, ये साइकिल कब तक चलेगी, रिवोल्ट सप्रेस। और कहीं ना कहीं इनके दिलों में अब डर बैठ रहा था प्रैप कंट्रीज वालों के, यार माहौल वैसा तो नहीं रह गया जैसे पहले 1815 में जब मोनार्की आई थी तो हम कितने स्ट्रांग थे, अब वो माहौल तो नहीं रह गया 1848 आते आते। 30 सालों में, 32 सालों में, 35 सालों में बहुत चीजें बदल गई हैं। अब कभी भी हमको पटक सकते हैं उठा के, क्योंकि मोनार्की उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि रिवोल्ट बहुत हो रहे हैं, हमारे भी तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कब तक सप्रेस करेंगे इनको हम। तो रशिया को लगा, दिमाग लड़ाया उसने, एक काम करते हैं कि जो लोग क्या चाहते हैं, पूछा उनसे व्हाट दे वांट, दे सेड दैट वी वांट नेशन स्टेट। रशिया ने कहा काम करो, अगर आपको गद्दी बैठे रहना है, मतलब रशिया वालों को समझ में आया कि अगर हमको गद्दी बैठे रहना है तो हम इन लोगों की डिमांड्स को मान लेते हैं, कुछ कंसेशंस ग्रांट कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, नेशन स्टेट बनेगा, बढ़िया नेशन स्टेट बना दो, खुद राजा बन के बैठ जाएंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ से होता है जर्मनी का यूनिफिकेशन। इसीलिए आप देखोगे इसका क्वेश्चन का यही आंसर है, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन या स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे सवाल आता है। मैं आंसर लिख के लेके आया हूँ, यही स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ और यही आंसर लिख के आना, फिर समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, समझाता हूँ। यस, देखो, द इनिशिएटिव ऑफ द लिबरल्स टू यूनाइट द जर्मनी, है ना, इन 1848 वाज क्रश्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। 1848 में जो कोशिश करी गई वो खराब हो गई, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आई जर्मनी को यूनिफाई करने की, रशिया के पास, जो उसकी थोड़ी अकल आ गई थी कि हाँ यार ये दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि बेसिकली वहां का चीफ मिनिस्टर था रशिया का, उसने यहाँ पर क्या किया, ही वाज द चीफ मिनिस्टर, ही वाज द आर्किटेक्ट ऑल्सो, जर्मन यूनिफिकेशन का वही आर्किटेक्ट है। तो उसने 3 लड़ाइयां लड़ी 7 सालों के टाइम में, 7 साल के टेन्योर में, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, वही प्रैप कंट्री के खिलाफ लड़ने लगा। देखो रशिया अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ रहा है, डेनमार्क, फ्रांस, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें रशिया यहाँ पर जीत गया। फाइनली 1871 में रशिया का जो किंग था विलियम वन, वो प्रोक्लेम हो गया एज, बहुत बढ़िया, राजा के राजा रह गए और जर्मनी का यूनिफिकेशन। फाइनली यहाँ पर जो हॉल ऑफ मिरर्स था, पैलेस ऑफ वर्साइल में, 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली वहां पर बुलाई गई, असेंबली कॉम्प्राइज की गई, जिसमें सारे प्रिंसेस जो थे जर्मन स्टेट्स के वहां बुलाए गए और उनकी ताजपोशी जो है वो कर दी गई। दिस वाज द जर्मन यूनिफिकेशन। चलिए इटालियन यूनिफिकेशन की तरफ आते हैं। ये इटली का आप मान लो नक्शा है। यहाँ पर जो नॉर्थ इटली था, मैंने बताया था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के पास में था। जब सेटलमेंट हुआ था यूरोप का तो क्या था, ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट, नॉर्थ इटली का कुछ पार्ट जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ नॉर्थ इटली, तो नॉर्थ इटली चला गया ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। जो साउथ इटली है वो बुर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था, और जो सेंट्रल इटली है वो पोप के अंडर था। इस प्रकार का सिचुएशन था यहाँ पर किसका, इटली का। अब यहाँ पर आप देखोगे इटली में देयर वर 7 स्टेट्स, और उसमें से एक सबसे जो स्टेट था सार्डिनिया पीडमॉन्ट था, और वो यहाँ पर आप देखोगे तो वो इट वॉज इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, कैसे ये यूनिफिकेशन होगा, ये जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर है इसके हाथों से, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के हाथों से ये नॉर्थ इटली निकल जाएगा, ये आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद आप साउथ इटली देखोगे तो गैरीबाल्डी यहाँ पर थे, उन्होंने बुर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हटा दिया लोकल्स की मदद से, और जब ये और ये इटली का हिस्सा बन गया था तो अब पोप को डर था कि कहीं हम सैंडविच ना बन जाए दोनों के बीच में और हमको खा लिया जाए। तो पोप ने अपने आप सरेंडर कर दिया और यहाँ से पोप निकल गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी, ये आपको आंसर लिखा हुआ है दोस्त, ये 8 पॉइंट्स है, एज इट इज लिख के आना, पूरे नंबर मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जरा समझते हैं, देखो वही बातें लिखी है कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेटों में बटा था। एक का नाम था सार्डिनिया पीडमॉन्ट, जो कि एक इटालियन प्रिंसली हाउस था। फिर है कि 3 रीजन्स थे इटली में, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। नॉर्थ था, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग था, सेंट्रल में पोप था, और साउथ में बुर्बन किंग ऑफ स्पेन थे, ठीक है। तो ग्वासेपी मैज़ेनी ने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, याद करिए ग्वासेपी मैज़ेनी, जिसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, लेकिन वो फेल कर गया, नहीं कर पाया। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनिफिकेशन की वो किसके ऊपर आ गई, वो सार्डिनिया पीडमॉन्ट के राजा विक्टर
इमानुएल टू के ऊपर आ गई। अब विक्टर इमानुएल टू जो था उसने यहाँ पर कमांड किया साडी उसके चीफ मिनिस्टर को, काउंट कैवॉर को, और कैवॉर ने बड़ा टैक्टफुली यहाँ पर डिफीट कर दिया ऑस्ट्रिया को विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। यानी कि नॉर्थ इटली किसके हाथ में था? ऑस्ट्रिया के हाथ में था। तो यहाँ पर काउंट कैवॉर ने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस और नॉर्थ इटली को यहाँ पर फ्री कर दिया ऑस्ट्रिया से। फिर उसके बाद गैरिबाल्डी, ये साउथ में थे, इन्होंने लोकल्स की मदद ली और यहाँ पर बूरबोन किंग ऑफ स्पेन को खत्म कर दिया। यानी कि नॉर्थ और साउथ हाथ में आ गया। सेंट्रल की बात थी तो पोप साहब जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। इटली पूरा यूनिफाई हो गया। इन 1861 विक्टर इमानुएल टू को यहाँ पर प्रोक्लेम कर दिया गया एज इटालियन किंग। क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा इटालियन यूनिफिकेशन। अब आते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे। देखो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन आप देखोगे प्रायर टू द 18th सेंचुरी से पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था ब्रिटेन। यानी कि कोई फीलिंग नहीं थी लोगों के अंदर कि हाँ हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। वननेस की फीलिंग नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारी जो प्रकार के लोग रहते थे, इंग्लिश भी हैं, वेल्श भी हैं, स्कॉटिश भी हैं, आयरिश भी हैं, अपना अपना कल्चर, अपने अपने डांस तरीके, अपना अपना नाच गाना। भाई कैसे एक साथ हो सकते हैं? तो हुआ क्या, अब यहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो पावर थी मोनार्की के पास अभी तक उसको सीज कर लिया। मोनार्की नहीं, मोनार्की के पावर को सीज किया। कोई पावर नहीं तुम्हारे पास, चलो जाओ ठीक है, राजा रानी बनी रहो, राजा बने रहो, बस कुछ नहीं। 1688 में अब देखोगे पावर सीज कर ली गई। और क्या किया उसके बदले? पार्लियामेंट ने पावर अपने हाथ में लेकर एक्ट ऑफ यूनियन बनाया 1707 और इस एक्ट ऑफ यूनियन को साइन किया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और इससे क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया फाइनली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसलिए इसको स्ट्रेंज केस कहते हैं। कोई लड़ाई दंगा नहीं, कुछ भी नहीं, और एक बढ़िया यूनाइटेड किंगडम बन गया, ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हो गया। कैसे? एक्ट ऑफ यूनियन से। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड ने क्या किया, ये साइन कर लिया और स्कॉटलैंड के साथ अब अपना कल्चर धीरे धीरे इंपोज करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस इंपोज किया किस पे? स्कॉटलैंड पे। आउटकम क्या था? जब अपना कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है इंग्लैंड, अगर थोप रहा है स्कॉटलैंड पे, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश की आइडेंटिटी की ग्रोथ होगी और जो स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी है उनका कल्चर सप्रेस होगा। क्या हुआ? सप्रेस कैसे हुआ? लोगों को फॉरवर्ड किया गया, स्कॉटिश लोगों को फॉरवर्ड किया गया कि आप गेलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। उनको कहा गया कि आप नेशनल ड्रेस नहीं पहनेंगे, उनको फॉरवर्ड कर दिया। इसका मतलब स्कॉटिश का आइडेंटिटी खत्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर है स्कॉटलैंड का। आयरलैंड की कहानी क्या है? आयरलैंड की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं। प्रोटेस्टेंट्स को यहाँ पर सरकार का सपोर्ट है, तो ये प्रोटेस्टेंट्स जो है वो अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहते थे इन कैथोलिक्स के ऊपर। कैथोलिक्स का दिमाग खराब हो गया कि भाई साहब ये क्या तरीका है, हमारे ऊपर डोमिनेंस क्यों करना चाहते हो। इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अंडर वुल्फ टोन। वुल्फ टोन के अंदर आके कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और आयरलैंड को यहाँ पर मिला लिया गया था इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो आयरलैंड को मिला लिया गया, स्कॉटलैंड नहीं मिल गया, आयरलैंड बन गया। और इससे क्या हुआ? एक नया ब्रिटेन फॉर्म हो गया। तो जो नया ब्रिटेन फॉर्म हुआ, उस नया ब्रिटेन के यहाँ पर 3 सिंबल्स, ब्लैक फ्लैग, यूनियन जैक, फ्लैग को बोलते थे यहाँ पर। देन नेशनल एंथम क्या था इनका? गॉड सेव अवर नोबल किंग। एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर जो है वो। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन में यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए अब सिंपल चीजें हैं। व्हाट इज विजुअलाइजिंग द नेशन? देखो नेशंस को विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करेंगे? एलिगोरी के थ्रू। व्हाट इज एलिगोरी? एलिगोरी सिंपली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है किसका? एक फीमेल फिगर का, एक फीमेल लेडी का। वो फीमेल लेडी एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब दिमाग में एक आइडिया बना हुआ है कि हाँ कुछ ऐसा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिला। ठीक है, और ये फीमेल फिगर को कंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि भाई ये जो पेन है ना, ये पेन, कभी भी तुम्हें ये पेन दिख जाए तो तुम्हें मेरी याद आ जानी चाहिए। मतलब ये पेन में जो मेरी याद तुमको दिलाए, तो ये एलिगोरी हो जाएगा मेरा रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास 9 की एनसीईआरटी में ये आपका जो फ्रीडम, तो सॉरी ये हम जो देखेंगे जस्टिस, तो यहाँ पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी जस्टिस एलिगोरी इसका क्या था, है ना। लिबर्टी का एलिगोरी क्या था? कहीं भी आप देखोगे ब्रोकन चेन्स, तो आप समझ जाओगे अच्छा लिबर्टी की बात हो रही है। आप कहीं भी देखोगे कि ब्लाइंड फोल्डेड जो लेडी खड़ी हुई है तराजू लेके, आप समझ जाओगे कि जस्टिस की बात हो रही है, राइट। तो बेसिकली ये एलिगोरी होते हैं, यानी कि कंट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका थ्रू अ फीमेल फिगर जो कहीं भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एलिगोरी जर्मनी का एलिगोरी जर्मेनिया, फ्रांस का एलिगोरी मरियाने, ब्रिटेन का एलिगोरी आप ब्रिटानिया। तो ये सब यहाँ पर एलिगोरीज हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसको मार्क मैंने किया हुआ है पहले से। एक बार देखो यहाँ पर आप फॉलो कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्या, जैसे ये देखिए आप इन चीजों को, ये क्या है? ये मरियाने, एलिगोरी ऑफ फ्रांस, ये एलिगोरी ऑफ जर्मनी। अब इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है ब्रेस्ट ईगल प्लेट।
ये क्या शो कर रहा है? स्ट्रेंथ को, वैलर, स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को। तलवार क्या देख रहे हो? तलवार ये क्या शो कर रहा है? स्वार्ड क्या शो कर रहा है? लड़ने को तैयार है, स्वार्ड, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार है। स्वार्ड पे लगी हुई है ऑलिव लीव्स, का मतलब क्या है? हम पीस समझौता, शांति समझौता भी कर सकते हैं। ऑलिव ब्रांच विद द स्वॉर्ड मतलब विलिंगनेस टू मेक पीस, ठीक है। जो क्राउन आपको ओक का क्राउन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हीरोइज्म, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रोकन चेन्स देख ही लिया, बीइंग फ्रीड हो गया, राइट। ये जो पीछे से रेज निकल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नए एरा की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये जो आप यहाँ फ्लैग देख रहे हो पीछे, ब्लैक इस तरह का, तो ब्लैक रेड गोल्ड ट्राइगलर, ये वो फ्लैग है जो 1848 के रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल किया गया था, बाद में उसको फिर बैन कर दिया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर जो है दिखाई गई, राइट। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो उसको लॉरेंस क्लासन ने यहाँ पर बनाया है, और पीछे ये देख रहे हैं आप, ये राइन नदी बह रही है, और ये जर्मेनिया है। ये आप जो एलिगोरी देख रहे हो जर्मेनिया, ये राइन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है ना, ये राइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। आप इस वाले में देखिए, यहाँ क्या दिखाया गया है? यहाँ आप दिखाया गया कि ये देखिए ग्लोब पे ये ब्रिटेन का एलिगोरी यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। ऊपर आप देखिए यहाँ पर कुछ कुछ आपको बैनर्स दिख रहे होंगे, फ्रीडम लिखा है ना, यहाँ पर देखिए ये फेडरेशन लिखा है, तो ये इस प्रकार की चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है ऑन द टॉप एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैरियर फ्रीडम, इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया, ये जो देख रहे हो आप द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन, ये ग्लोब के ऊपर बैठी हुई हैं। कॉलोनीज कैसे दिखाई गई हैं? इन एलिफेंट्स के थ्रू, ये जो आपके लोग हैं इनके थ्रू दिखाई गई हैं। आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल, द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन, दिखा रहा है कि ब्रिटेन जो है पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे हैं, ये इस फोटो में यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। नाउ अब ये चीज यहां पर मैं आपको बता रहा था, सिंपली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म क्या होता है। देखो सिंपल है, नेशनलिज्म क्या होता है? हमें अपने देश से प्यार है, तो दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म, ठीक है ना, हमें अपने देश से प्यार, नेशनलिज्म। लेकिन हम अपने देश से प्यार करते वक्त, हम जब अपने देश को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम दूसरे देश पे कैप्चर कर रहे हैं, हम उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनकी टेरिटरी को मिला रहे हैं, दैट इज हम उनके ऊपर अपनी पॉलिसी थोप रहे हैं, दैट इज इंपीरियलिज्म, है ना। यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते करते उनकी गर्लफ्रेंड को भी करने लगे, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, दिस इज नथिंग बट इंपीरियलिज्म, ठीक है ना। तो समझाने का तरीका था बस। तो व्हाट इज इंपीरियलिज्म? जैसे अंग्रेजों ने किया, हमारे ऊपर आके बैठ गए, हम पे राज किया, अपनी पॉलिसी को हमारे ऊपर थोपा, उसको इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। चाइना जैसे एक्सपेंशन करना चाहता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में घुस जाता है, तो क्या बोलते हैं? दैट इज द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना, है ना, गलत कर रहा है चाइना। तो ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली इंपीरियलिज्म लव टुवर्ड्स ओन कंट्री तो है ही, प्लस एक्सपैंड कर रहे हो आप जो अपने कंट्री को, ये अदर कंट्रीज को कैप्चर करते हो, बेसिकली इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो ये आपका नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज द एरिया ऑफ बाल्कन, ये एरिया है बाल्कन का, और बाल्कन वाला एरिया फुल ऑफ रिसोर्सेज था। कौन कौन से कंट्री आप देख रहे हो यहाँ पर? ये बाल्कन के अंदर थे, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, बॉस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, ऑल दीज कंट्रीज यू विल फाइंड, ये सारे कंट्रीज आप देखोगे, रोमानिया, ऑल दीज कंट्रीज आर द बाल्टिक कंट्रीज, और ये फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर बहुत रिसोर्सेज है। जो भी इसकी चाबी इसके पास रहेगी वो राजा होगा दुनिया का। तो क्या हुआ कि बाल्कन जो है, इनका पहले रिलेशनशिप था किससे? ऑटोमन एम्पायर से, इनके साथ रिलेशनशिप में थी, यानी कि ऑटोमन एम्पायर और बाल्कन एक साथ थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर वाज रूलिंग ऑन बाल्कन। इनका ब्रेकअप हो गया, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, इसका मतलब बाल्कन बचा, बाल्कन सिंगल हो गया। तो यहाँ पर 4 मुस्टंडे थे, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, इटली, और ये चारों इसके पीछे लगे हुए थे, हमें हम। तो यहाँ पर बाल्कन के पीछे लड़ाई हो गई, होता है ना, एक खूबसूरत लड़की मिली, लड़ बैठे उनसे हम, हमारा प्यार था वो तो और पुराना वाला, 4 मुस्टंडे लड़ लिए उसके लिए, बाल्कन के लिए, इतना लड़े कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई इसी चक्कर में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इंपीरियलिज्म। यही ब्रिटेन जो था, अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा है, इंडिया को विक्टिम भी बना, इंडिया भारत भी विक्टिम बना इसका, और भारत पे ये जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी शुरू हुई, इसी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के खिलाफ जब भारत लड़ेगा तो उसी को हम बोलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, और इसको हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। और एक आखिरी चीज बची है कि ये जो पेंटिंग है फ्रेडरिक सूरे ने यहाँ बनाई थी, वो भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है इस पेंटिंग में। देखो ये पेंटिंग पूछी जाती है कभी कभी, तो वो क्या है, ये आप जो देख रहे हो पेंटिंग, इसको फ्रेडरिक सूरे ने बनाया हुआ है। पहले तो ये आप ध्यान रखना, इट इज मेड बाय फ्रेडरिक सूरे, ठीक है। पेंटिंग का नाम क्या है, ये लिखा है ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ठीक है। अब ये फ्रेडरिक सूरे बनाई थी 1848 में, 4 ऐसे प्रिंट्स बनाए थे। अब क्या दिखाया गया है इसमें? दिखाया ये गया है कि आप देखिए यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये लोग खड़े हुए हैं, इनके हाथ में अलग अलग झंडे हैं, इसका मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोग दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये स्टैचू
हाथ में क्या है, एक टॉर्च है, इस हाथ में क्या है, एक ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मान लो कुछ, मान लो ऐसा। तो ये क्या कर रहे हैं कि इसको क्रॉस जो कर गए हैं देश, जैसे कुछ झंडे आगे भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर डेमोक्रेसी या रिपब्लिक आ चुका है, वहां मोनार्की खत्म हो गई है। कुछ अभी भी यहाँ आना बाकी है, जैसे अगला जर्मनी इज अबाउट टू एंटर दिस, मतलब वहां पर भी आपका यूनिफिकेशन हो रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो तो इस जगह पे ये मुखौटे वगैरह पड़े हुए हैं राजा महाराजा के, जहां पर मोनार्की खत्म हो गई है तो उनके मुखौटे नीचे पड़े, यानी मोनार्की इज फिनिश्ड। और ऊपर से आप देखते हो तो यहाँ पर ये एंजल्स एंड गॉड्स जहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो अपने ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जो है ओवरऑल इस पूरे उसमें दिखाई गई है। अब ये मूवी जो पिक्चर फोटो 1848 में बनाई गई थी, बट ताजुब की बात ये है कि उस वक्त जर्मनी का यूनिफिकेशन या इस तरह की चीजें नहीं हुई थी, लेकिन अपने विजन से यहाँ पर फ्रेडरिक सूरे ने ये बनाया। तो इट्स अ यूटोपिया, ये यूटोपिया था यहाँ पर फ्रेडरिक सूरे का, वो ऐसी दुनिया देखना चाहता था कि ऐसी दुनिया हो। तो दिस इज द एंटायर चैप्टर जो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सब चीजें मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा दिए, जहां जहां क्वेश्चंस थे वहां वहां मैंने आपको क्वेश्चंस भी इसमें बता दिए कि जो 5-5 नंबर में आते हैं, बाकी छुटपुट क्वेश्चन तो आप जान ही रहे हो, फिर इन द ब्लैंक्स ये वो, कभी इस पर भी हम लोग अलग से एक आध सेशन वाइज एमसीक्यू वाइज ले लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद एंड जय भारत।